क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें बताया गया है कि 3500 साल पहले जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो इससे पहले राजा संवतः जनता द्वारा चुन लिया जाता था। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो लोग थे वो अपने में से कुशल योद्धा को चुन लेते थे, लेकिन 3000 साल पहले जो राजा बनने की प्रक्रिया में अंतर आने लगे। अब राजा यज्ञ करने लगे, विभिन्न अन्य तरह के यज्ञ, जिसमें एक अनुष्ठान होता था एक तरह का ये यज्ञ, और उसके द्वारा वो अपने आसपास के क्षेत्र में पे प्रभावशाली बनने का वो प्रयत्न करता। इसी में एक तरह का यज्ञ का यहाँ बता रखा है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी जो राजा बनने का दावा करता था वो एक घोड़े को एक अपने जो जिस भी क्षेत्र पे उसको नियंत्रण करना होता था वहाँ छोड़ देता था। इस घोड़े को यदि किसी दूसरे क्षेत्र के नेता ने या सरदार ने या राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर अपने क्षेत्र से किसी राजा ने घोड़े को जाने दिया तो इसका अर्थ ये होता था कि उसने यज्ञ करने वाले राजा को अपने से ज़्यादा शक्तिशाली मानकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो आयोजन करता राजा के लिए, जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता, उस राजा के लिए उपहार लाते थे और यज्ञ की पूरी प्रक्रिया के साक्षी होते थे। यानी एक तरह का ये अनुष्ठान था। इसे विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसके लिए उन पुरोहितों को उपहारों से सम्मानित किया जाता था। फिर है इस आयोजन में आयोजनकर्ता राजा का एक विशिष्ट स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाकी खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। ये एक तरीके बता रखेंगे किस तरीके से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, यानी जब उसको जहाँ जहाँ लड़ाई लड़नी पड़ती होगी, जो जो उसका घोड़ा रोकता होगा, और वो यज्ञ के अवसर पे राजा के विजयों और अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी जैसे रानी और पुत्र जो थे उन्हें भी कई अनुष्ठानों में शामिल किया जाता था, उन्हें भी कई अनुष्ठान करने पड़ते थे। राजा के ऊपर जो पुरोहित है वो पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विषय वैश्य, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जनता के लिए विषय वैश्य का इस्तेमाल किया गया इन शब्दों का। तो विषय वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते। शूद्र जो थे उस समय, जो अनटचेबल जो लोग थे, वो उन्हें अनुष्ठानों में शामिल होने की मनाही नहीं थी। यानी ऋग्वैदिक काल में जहाँ शूद्र जैसा कोई वर्ग नहीं था, लेकिन अब 3000 साल पहले तक, मतलब बाद में, ये एक अन्य वर्ग उभर आया, शूद्र, जिन्हें अनुष्ठान में शामिल होने की मनाही नहीं थी। हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये वर्ग आया। यह उत्तर वैदिक ग्रंथ बताया गया है। ऋग्वैदिक काल की रचना 3500 साल पहले हो गई थी। उसके बाद में, ऋग्वेद के बाद में, उत्तर भारत विशेषतः गंगा यमुना क्षेत्र में पुरोहितों द्वारा कई ग्रंथ रचे गए, जिन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ इसमें आते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में ये बताया हुआ है। और समाज में उस समय कई इन उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी उल्लेख है। समाज में उस समय कई मतलब समूह थे, वैभवशाली, धनवान और निर्धन। अब वैभवशाली में आते थे ब्राह्मण या पुरोहित जो यज्ञ का अनुष्ठान करते, और योद्धा जो लड़ाई लड़ते। धनवान में कुछ कृषक या व्यापारी वर्ग आते, और निर्धन में पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक, यानी अभी भी जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, वो सब लोग निर्धन की श्रेणी में आते थे। इस व्यवस्था में पुरोहित जो थे उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, जिन्हें वर्ण कहा गया। यानी ऋग्वैदिक काल की स्टार्टिंग में जहाँ काम के वर्गीकरण के आधार पे जो आपका वर्ग निर्धारण होता था, अब पुरोहितों ने 4 वर्गों में कर दिया। ऋग्वैदिक काल में 2 ही था स्टार्टिंग में, पुरोहित होता था या योद्धा होता था। अब 4 कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। ब्राह्मण जो थे उनका कार्य था वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना और यज्ञ करना था। जो क्षत्रिय थे वो युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे, ये उनका कार्य था।
वेश्या वैश्य जो थे, कृषक पशुपालक और व्यापारी इसमें आते थे। और जो शूद्र थे वो उनका कार्य जो था वो अन्य तीन जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और कृषक और व्यापारी, इनकी सेवा करना था। इनमें इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी उस समय अनफॉर्चुनेटली शूद्रों के समान ही माना गया है। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। फिर बताया गया है कि अब जो काम के वर्गीकरण के आधार पे था, उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो वर्ण निर्धारण व्यवस्था है ये वंशानुगत हो गई, यानी आनुवंशिक आधार पे पुरोहित का बेटा पुरोहित ही होता था, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होता था, शूद्र का बेटा शूद्र ही होता था। हालांकि पुरोहितों के अनुसार अछूत वर्ग में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, शवों को दफनाने और जलाने का काम करने वाले लोग आते थे, जिनसे संपर्क भी अपवित्र मान लिया जाता था। परंतु कुछ लोगों द्वारा, पुरोहितों द्वारा जन्म के आधार पर निर्धारित, जिसे वंशानुगत बना दिया गया, इस वर्ण निर्धारण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। इन लोगों की राय थी कि व्यवसाय के आधार पर भेदभाव न हो, अनुष्ठान का अधिकार भी सबको मिले। इस आधार पे ही यज्ञों के अलावा भी अन्य अन्य तरह की जीवन शैली, अन्य तरह की सभ्यताएं विकास में आई, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ बता रखा है कि ये जो जनपद है, ये जनपद क्या है। ऋग्वैदिक काल, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल का जो सरदार था वो अपने कबीले का एक सरदार होता था और वो एक जगह पे जो अपनी फसल उपजाने के लिए या चारागाह के लिए लड़ाइयाँ लड़ता था, वो अपने कबीले का नेता होता था। लेकिन अब जनपद में जो जनपद का जो राजा होता था वो एक क्षेत्र विशेष का राजा होने लगा, एक क्षेत्र पे वो नियंत्रण करने लग गया और उसमें रहने वाली संपूर्ण जनता का वो राजा मान लिया जाता था। तो एक बेसिक डिफरेंस है, वो किसी जगह को, वो जगह बदलते ही रहते थे ऋग्वैदिक के काल के जो स्टार्टिंग के जो सरदार थे, लेकिन अब जनपदों का राजा एक क्षेत्र विशेष का एक राजा हो गया। और ये अब एक यज्ञों को संपादित करने लग गए, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, अश्वमेध यज्ञ को संपादित करके ये अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा बन गए, यानी जन के बसने की जगह, अर्थात अपने कबीले के मुखिया न होकर विशाल भूभाग को इन्होंने अपने अधीन नियंत्रण में ले लिया। पुरातत्वविदों द्वारा जनपद की कई बस्तियों की खुदाई की गई है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतररंजी खेड़ा, यानी यहाँ से ये जो जनपद हैं ये हमें मिले हैं। लगभग 3000 साल पहले अस्तित्व में आए, यानी ऋग्वैदिक काल वाला जो सरदार था, जो पुरोहित थे, वो 3500 साल पहले थे, अब 3000 साल पहले आ गए, जो यज्ञों से अपने आप को राजा मानने लगे, यज्ञ जैसे अनुष्ठान संपादित करके। और पुरोहितों ने जो वर्ग व्यवस्था बनाई, 4 क्षत्रिय, ब्राह्मण और विश्व वैश्य या शूद्र, वो अब वंशानुगत कर दी गई। यहाँ पर जो जीवन शैली है वो किस तरह की जीवन शैली है, तो लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशी व अन्य जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूँ, जो धान, गन्ना, तिल व सरसों जैसी फसलें उगाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो दूसर और लाल रंग के होते थे, जिन्हें चित्रित दूसर पात्र कहा जाता है, और इन पे सरल रेखाओं में ज्यामितीय आकृतियों के रूप में ये सजावट की जाती थी और इन्हें किसी विशेष अवसरों पर ही काम में लिया जाता रहा होगा। फिर ये जो व्यवस्था थी जनपद की 3000 साल पहले आई, फिर इसके 500 साल बाद, यानी आज से 2500 साल पहले एक नई व्यवस्था आई, महाजनपद, यानी विशाल भूभाग के जनपद का जो राजा था विशाल भूभाग का राजा होता था। अब उससे भी बड़े भूभाग का राजा जो हो गया, वो जो राज्य है वो महाजनपद कहलाया। और वो राजा जो था वो मतलब कोई महत्वपूर्ण जनपद, मतलब जनपद से बड़ा, ब्रॉडर वे में वो, तो इन महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और जो प्रादेशिक क्षेत्र थे वो भी इनके अंडर में आते थे। इन राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यानी चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें इनमें बनाई गई थी। ये बताया गया है इसमें। और इनकी एक राजधानी होती थी, जैसे मैं बता दिया, चारों ओर चार दीवारी करते थे और ये अपने किले का, इन राजधानियों में अपने ये जो राजा हैं अभी किले का निर्माण भी करने लग गए। किले का निर्माण क्यों करने लग गए? एक तो अपनी सुरक्षा के लिए करने लग गए, दूसरा अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी करने लग गए। अब राजाओं द्वारा स्थायी सेना रखी जाने लगी। जैसे हमने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल के स्टार्टिंग में जो था वो जब ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती कि भाई मवेशियों की सुरक्षा करनी है, चारागाह के लिए ज़मीन करनी है, तब वो जो योद्धा जो लोग थे वो लड़ाई करने जाते थे। लेकिन अब महाजनपद आते आते 2500 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड था, अब धीरे धीरे जो राजा था वो स्थायी सेना रखने लग गया, यानी एक ऐसा वर्ग जो हमेशा युद्ध में जाने के लिए तत्पर रहे।
और सिपाहियों को नियमित वेतन भी दिया जाने लगा। कुछ भुगतान जो है वो आहत सिक्कों के रूप में दिया जाने लगा। आहत सिक्के वो हैं जो चांदी या तांबे के सिक्कों को विभिन्न चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाने लगा। फिर ये है कि ये जो अब स्थायी सेना रखने लग गए, तो जो महाजनपद के राजा हैं वो लोगों से नियमित रूप से कर वसूलने लगे। उन्हें सेना रखने के लिए वो खर्चे की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ये राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेनाएं रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए उन्हें अधिक कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये जो कर व्यवस्था थी ये किस तरह की थी, तो इसमें बताया गया है, यहाँ इस वाले पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लोग अधिकांशतः लोग कृषक थे, तो जो फसलों पे जो कर लगाते थे वो उपज का 1/6वां हिस्सा लगाते थे। जो कारीगर जो शिल्पकार थे वो उनसे जो कर लिया जाता वो श्रम कर लिया जाता था, यानी उन्हें महीने में एक दिन राजा के यहाँ काम करना पड़ता था। उन जो कारीगर हैं जैसे बुनकर, लोहार या सुनार आते थे, पशुपालकों या जानवरों को उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, जैसे घी, दूध आदि। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पे कर देना पड़ता था। आर्किटेक्ट और जो संग्राहक थे जो जंगलों में रहते थे वो उनको जंगलों से प्राप्त वस्तुएं जैसे शहद हो गया, लकड़ी हो गई, ईंधन के रूप में इस तरह की चीज़ें उन्हें देनी पड़ती थी। अब जो ये है 3000 से 2500 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें कृषि में भी अब परिवर्तन आने लगा और दो मुख्य परिवर्तन आए जो कि इन जनपदों और महाजनपदों के विकसित होने का एक जो आधार बना कि भाई कृषि ज़्यादा होने लगी, कृषि से पैदावार ज़्यादा होने लगी, उपज ज़्यादा हुई, जो वेतन ज़्यादा आने लगा, उससे फिर ये इनका जनपद और महाजनपद का विकास होना संभव हो पाया। तो वो कृषि के दो महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से थे? सबसे पहला वाला जो परिवर्तन था, जो हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता काल में भी, हालांकि हलों का प्रयोग होने लग गया था, लेकिन वो जो हल जो होते थे वो लकड़ी के होते थे। अब लकड़ी के फाल की जगह लोहे का उपयोग होने लग गया था, तो लोहे के फाल प्रयोग में लाए जाने लगे। इससे जो कठोर ज़मीन है उसे भी आसानी से जोता जाने लगा, यानी जो ज़मीन है ज़्यादा जो ज़मीन है वो खेती के लिए प्रयुक्त होने लगी। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण रीज़न है कि खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार करके उसका रोपण किया जाता था, यानी बीज ना डाल के धान के पौधे लगाए जाते थे, जो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे और इससे पैदावार भी ज़्यादा अच्छी होने लगी। हालांकि इसमें बहुत कमर तोड़ परिश्रम लगता था, जिसे दास दासी करते थे और भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे, जिन्हें कमकार कहा गया है। फिर राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते थे? राजा क्यों कहते थे कि भाई आप ये लकड़ी के जो हल हैं इनकी जगह लोहे का प्रयोग करो और जो बीजों की जगह ये करो, पौधारोपण करो? तो इसका ये कि फसलों की उपज बढ़ती थी। इन सबसे पहले तो इन जो परिवर्तन थे, इससे राजस्व में बढ़ोतरी होती, जो कर इकट्ठा करते कर राजस्व में बढ़ोतरी होती, जिसके फलस्वरूप राज्य की आय में वृद्धि होती, जिससे राजा अधिक सेना रख सकता था, अधिक किलों का निर्माण कर सकता था। जिससे मतलब अल्टीमेटली राजा समृद्धशाली और वैभवशाली बनता था, इसलिए वो इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करता था। इस तरीके से मगध जनपद एक बताया गया है, जो वर्तमान में गंगा और सोन नदी का जो बिहार है वहाँ पे भी ये एरिया पाया जाता है। ये 200 सालों के भीतर एक ही मगध महत्वपूर्ण जनपद बन गया। यहाँ पे मगध महत्वपूर्ण क्यों बना? एक तो सबसे पहले गंगा और जो सोन नदी का मिलन स्थल है वहाँ पर है, तो नदियों के आसपास का क्षेत्र है, तो जो एक तो यातायात और के लिए नदियाँ थी, जल वितरण था फसलों के लिए, और जो नदियों के आसपास की भूमि थी वो नदियों के कारण बहुत उपजाऊ थी। तो जो पहले लोग यहाँ बसे और धीरे धीरे जनपद बने, जनपद के बाद में महाजनपद बन गए। तो इस तरीके से ये इनका विकास हुआ। इसमें इसका जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था, जिसमें हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जंगलों से इन मगध जो राज्य था इसको लकड़ियाँ भी मिलती, जिससे घर, गाड़ी, रथ बनाए जाते थे। मतलब वहाँ के जो घर हैं अभी तक के घर, वो अभी तक लकड़ी से ही बनाए जाते थे। कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। राजधानी जो थी, जैसे मैंने बताया कि महाजनपदों की अब एक राजधानी भी होने लग गई थी, वो राजधानी राजगृह थी, जो आधुनिक राजगीर होती है, और बाद में पाटलिपुत्र यानी पटना बन गई थी।
और ये राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2300 साल पहले यूनान का एक शासक था सिकंदर। उसकी सेना ने भी मगध की ओर कूच करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें जो मगध की राजा की जो सेना थी उसकी विशालता का उनको पता था कि वो पैदल, रथ और हाथियों की एक विशाल सेना थी, जिसके कारण वो भयभीत थे। फिर है ये एक तरह की शासन व्यवस्था थी जिसमें एक राजा होता था जो किले बनाता था, जिसकी राजधानी होती थी, जो एक स्थायी सेना रखता था, जो लोगों से कर वसूलता था, अलग अलग तरह के कर वसूलता था। इसके बाद में एक अलग तरह की व्यवस्था थी, अलग तरह के राज्य जो व्यवस्था थी वो है वज्जी। वज्जी राज्य भी वैशाली बिहार के ही उसमें था। इसमें कोई राजा नहीं होता था। यहाँ पे लोग अभी भी वो वैदिक काल का जो पीरियड था कि भाई लोग आपस में चर्चाएं करके ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा करते थे। शासन व्यवस्था का जो प्रकार है वहाँ गण या संघ कहलाया गया है, यानी इसमें कई सदस्यों का समूह होता था। जो महत्वपूर्ण सदस्य होते थे वहाँ के जो उस एरिया के, उसे उन लोगों के समूह को संगठन या सभा कहा गया है। और बौद्ध साहित्य में इस तरह के संघों का काफ़ी वर्णन किया गया है। इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था में कई शासक होते हैं जो एक साथ शासन करते हैं, कोई एक राजा नहीं होता। ये सारे जो सभा में जो होते हैं ये सभी राजा कहलाते हैं। ये सभाओं में बैठ के बातचीत, बहस और वाद विवाद के द्वारा आगे की रणनीति बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते हैं। और स्त्रियां, दास व कामकार यानी भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, वो इन सभाओं में भाग नहीं लेते थे। फिर जो दीघ निकाय है एक बौद्ध ग्रंथ है, इसे 2300 साल पहले लिखा गया। इसमें इस तरह के जो गण और जो संघ हैं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। ये 2300 साल पहले का दीघ निकाय है और 1500 साल पहले तक भी कहीं ना कहीं और ज़्यादातर भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में ये व्यवस्था विद्यमान रही, इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था। तो बेसिक अंतर यही है कि जनपदों में जहाँ एक राजा होता था, स्थायी सेना रखता था, यहाँ पर कई लोग मिलकर शासन करते थे और जो समस्याओं का समाधान है वो आपस में सब मिलजुल कर करते थे। फिर इसमें आगे ये बता रखा है कि यूनान और एथेंस में एक अलग तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी। 2500 साल पहले की टाइमलाइन बता रखी है। इसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ये 200 साल तक चली। इसमें क्या होता था, जो यूनान और एथेंस जो था उसका जो 30 वर्ष के जो पुरुष थे, 30 वर्ष से ऊपर के जो भी पुरुष थे, उन सबको नागरिक माना गया है। वहाँ पर बाहर से आए हुए जो विदेशी व्यापारी थे, शिल्पकार थे, दास थे और महिलाएं थे, उन्हें नागरिक नहीं माना गया है। यानी जिनको नागरिक माना गया है वो 30 वर्ष से ऊपर के पुरुष थे। उन जो सभी नागरिक हैं जिन्हें नागरिक का दर्जा दिया गया है, उनसे मिलकर एक सभा बनती थी। उस सभा का आयोजन ये साल में कम से कम 40 बार करते थे और सभी नागरिक इसमें भाग ले सकते थे जिन्हें नागरिक का दर्जा प्राप्त है। और ये मैंने बताया कि विदेशी व्यापारी, शिल्पकारों को, महिलाओं को, दासों को ये दर्जा प्राप्त नहीं था। और फिर शासक के कई पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो लॉटरियों द्वारा करी जाती थी और सभी जो नागरिक थे, 30 वर्ष से ऊपर के पुरुष वहाँ के जो रहने वाले थे, उन्हें सेना में, नौसेना में सेवा देना अनिवार्य होता था। फिर इसमें टाइमलाइन बता रखी होगी कि जो नए शासक आए 3000 साल पहले आए। महाजनपदों की जो व्यवस्था है वो भी 3000 साल पहले अस्तित्व में आई। सिकंदर का आक्रमण और दीघ निकाय जो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें संघ व्यवस्था का वर्णन किया गया है, वो 2300 साल पहले लिखा गया। और सिकंदर का आक्रमण भी मगध पे लगभग 2300 साल पहले ही हुआ है और गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले हुआ है। थैंक यू।